गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। इसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था व्हाट इज सैनिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ सैनिटेशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी से रिलेटेड ही है, दैट क्लीनिनेस। तो स्वच्छ भारत मिशन, जिसे SBMG के नाम से भी शॉर्ट एब्रिविएशन है, इसे इस नाम से भी कहा जाता है। Although rural sanitation is a subject of state government, yet in order to cooperate with efforts made by the state government, the central government implemented Central Rural Sanitation Program CRSP in the year 1986। तो कहा जाता है कि जैसे रूरल सैनिटेशन है, मोस्टली रूरल अगेन मीन्स विलेज, तो यहाँ पे मेनली किसका वर्क होता है, ये किस गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन फिर भी टू कॉपरेट, स्टेट गवर्नमेंट को कॉपरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम्स लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज इन द ईयर 1986 में। दैट वाज सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। From April 1999 में this program was amended and was renamed as Total Sanitation Campaign। तो ये वापस इसी प्रोग्राम्स को रीनेम किया गया इन द ईयर दैट वाज 1999 में, और इसका नाम रखा गया टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आफ्टर दिस इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज निर्मल भारत अभियान। इसके बाद वापस इसे रिनेम किया गया निर्मल भारत अभियान के नाम से। इट्स एम एट अडॉप्टिंग अ कम्युनिटी वेलफेयर आउटलुक्स। तो इसका मेन उद्देश्य था कि वो पूरी कम्युनिटी मीन्स एक पूरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी को उससे फ़ायदा हो, इसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया इनटू निर्मल, दैट वाज क्लीन India and 100% sanitizations of all the rural family of by 2022। तो इस प्रोग्राम में का मेन इंटेंशन था कि कम्युनिटी वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे पूरा रूरल इंडिया जो है उन सभी को मोस्टली दैट वाज क्लीन, निर्मल दैट वाज क्लीन, और 100% कोशिश किया जाए 100% दैट वाज लगभग कि पूरी रूरल जितने सारे हैं उन सभी को सैनिटाइज किया जाए, सैनिटाइजेशन रूरल फैमिलीज बाय 2022 तक। फ्रॉम 2 अक्टूबर 2014 इट हैज़ बीन अगेन रीनेम्ड। तो ये वापस इसे रीनेम किया गया, और रीनेम किया गया 2014 में, नेम्ड एज स्वच्छ भारत मिशन। It's aimed at achieving India toilet free in the open by 2 October 2019। तो इनका मेन था एम कि 2019 तक मोस्टली इसकी जो एम्स है कि कोई भी ओपन में टॉयलेट नहीं करेंगे और सबके पास अपना टॉयलेट होना चाहिए। इस मेन इसका इंटेंशन से ये शुरुआत किया गया, और इसकी जो रीनेम किया गया था इसका मेन उद्देश्य यही था। For this, it's aimed to provide facilities of toilets to all the rural area। तो इसका था कि इससे सबसे पहले प्रोवाइड करें फैसिलिटीज जो भी है टॉयलेट्स की सभी रूरल एरिया, सभी फैमिलीज के, रूरल फैमिलीज, एंड अंडरटेक्स activities of solid and liquid waste management in all ग्राम पंचायत to promote sanitation। तो साथ साथ रूरल फैमिली सभी को टॉयलेट प्रोवाइड करनी, सभी फैमिलीज़ को, रूरल फैमिलीज़ को। इसके साथ साथ जो भी सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, सभी ग्राम पंचायत में, तो इसे प्रमोट किया जाए ताकि इसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सही से प्रॉपर मैनेज किया जाए किस तरह से। तो ये प्रोग्राम किया ताकि सारे जितने सारे ग्राम पंचायत है इसे वो अंडरटेक करे, इसे इस प्रोग्राम को, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करें। सो अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, अमाउंट ऑफ सब्सिडीज for building toilet in each family has been increased from
10,000 to 12,000। तो यह सभी फैमिलीज़ को जो रूरल एरिया में रहते हैं उन सभी को लगभग पहले था 10,000, उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया गया 12,000 रुपीज़, सो दैट दे कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट, कि वो अपने लिए एक अच्छा सा टॉयलेट बना सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो तो रूरल पे था मेनली। अब आता है अर्बन, दैट वाज द सिटीज एंड टाउन्स। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड अर्बन infrastructure, housing and sanitation, the central government is allocating resources to state government through various schemes sponsored by the center, and it's also providing financial assistance through various nationalized financial institutions. In this content, various major schemes are already being run. तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, फंड प्रोवाइड करना है, ताकि मोस्टली सभी के पास अपना घर हो, सैनिटेशन का पूरा ध्यान दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किया टू प्रोवाइड गिव असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट कर सके बाय गिविंग सब्सिडीज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी। तो इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशंस, ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। अंडर दिस प्रोग्राम असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू द अर्बन पुअर फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इस प्रोग्राम्स के अंडर में कि जो अर्बन है, लेकिन अर्बन में जो पुअर फैमिलीज है, दे कैन हैव, इससे इस प्रोग्राम से उनको असिस्ट किया जाएगा ताकि वो जो है अपने हाउसिंग और अपने डेवलपमेंट के लिए अच्छा कर सके। उससे कुछ प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल असिस्ट करेंगे या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है बेसिक सर्विस टू द अर्बन पुअर अगेन। तो यहाँ पर भी वापस पुअर, अर्बन पुअर्स को ये दिस प्रोग्राम रन स्कीम एसोसिएटेड विथ हाउसिंग एंड रिवाइवल ऑफ स्लम्स इन सिटीज। तो यहाँ पर भी सभी को मोस्टली बेसिक है, सबको मकान दिया जाएगा और स्लम्स एरिया है वो हटाया जाएगा, कम किया जाए, ताकि मोस्टली स्लम्स एरिया वहाँ पे सैनिटेशन बहुत ही गंदी होती, साफ़ सफाई होती नहीं है, इसीलिए। फिर आता है नेक्स्ट राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना भी प्रोग्राम किया गया टू प्रोवाइड राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू स्लम्स डेवलप ऑफ सिटीज इज बीइंग रन। तो यहाँ पर भी मोस्टली इस योजना से सभी के पास जो भी स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स डिवेलपर्स हैं उस सिटीज़ में, तो उनको अपने लिए उनका मकान होना चाहिए। तो इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने रन किया ताकि दे शुड हैव द हाउसिंग। तो ये था प्रोवाइड राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसीलिए। और ये किसके लिए था? स्लम डिवेलपर्स के लिए था। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक गाइडलाइंस फॉर सैनिटेशन, कि हमें सैनिटेशन जो है, गाइडलाइंस फॉर सैनिटेशन मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से इसे मैनेज करें। तो सबसे पहला आता है कि मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। तो बहुत सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडस्ट्रीज होती है, मैनेजमेंट शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, से कि जो भी पॉल्यूशंस है उससे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखे। डोमेस्टिक एनिमल्स, पॉल्यूटेड वाटर, केमिकल सब्सटेंसेस एंड अदर पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस आर इंक्लूडेड इन पॉल्यूशन सोर्सेज। तो इसमें पॉल्यूशन सोर्सेज में किसे बोलेंगे कि वो पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए। तो हो गया जो डोमेस्टिक्स है, एनिमल्स है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का जो पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, केमिकल, इन सब से वो डिस्टेंस बना के रखें। फिर दूसरा आता है इट इज़ expected from the management that it build suitable outlet or outflow equipment for outflow of bad falls odor, harmful gases, smokes along with effervescences and steams। इसके साथ साथ जो मैनेज करते हैं ये सारे सैनिटेशंस को, तो इनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आराम से सूटेबल वाला जो भी बना है वो सूटेबल होता है, कि आउटलेट जो है जिससे वह हार्मफुल गैसेस जो है ईजिली आउटफ्लो हो सकते हैं, तो जिसके थ्रू वो आउटफ्लो होंगे उस चीज़ को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए,
बिल्ड करना चाहिए, सो दैट जो बैड ऑर्डर्स है, जो गंदी स्मेल आती है, वो सारा जो है ईजली उसके थ्रू बाहर निकल जाए और वो लीक ना हो, स्मोक्स जो है इस तरह से उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टीम्स एंड एफर्सल सेंस, या फिर कोई सेंसेस के थ्रू। उसके बाद आ रहा है थर्ड, वर्क प्लेस शुड बी सेपरेटली प्रॉपरली फ्रॉम रबिश। तो जहाँ पे लोग काम करते हैं वो मोस्टली अलग होना चाहिए, जहाँ से गंदगी से दूर होना चाहिए। इससे हेल्थ में लोगों की थोड़ी बेनिफिट्स हो सकती है। वॉल, फ्लोर, सीलिंग शुड बी कीप्ड क्लीन। ऑलवेज जो वॉल है, फ्लोर्स है, क्लीनिंग्स, उससे सीलिंग्स को हमेशा साफ रखना चाहिए जहाँ पे काम करे, जहाँ पे लोग काम करते हैं वर्क प्लेस में। देयर शुड बी सेपरेट प्रोसेस रूम फॉर रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन प्रोसेस रूम्स एंड पैकेज रूम्स। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है, दे शुड बी ऑल्सो मेक सेपरेट रूम्स फॉर एवरी प्रोसेस। जैसे रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड रखना है, प्रोडक्शन प्रोसेस रूम्स अलग होना चाहिए, पैकिंग रूम्स अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है प्लांट्स फॉर प्यूरिफाइंग पॉल्यूटेड वाटर, अदर इक्विपमेंट प्रिवेंट अनहेल्दी कंडीशंस शुड बी इम्प्लीमेंट्स। इंडस्ट्रीज एरिया में मोस्टली ऐसी प्लांट्स लगाना चाहिए जो वाटर को प्यूरिफाई करे, एयर को प्यूरिफाई करे, एंड अदर इक्विपमेंट्स जो अनहेल्दी कंडीशंस जो है उससे वो बचा सके। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखा जाना चाहिए और इस चीज़ों पे ज़्यादा जोर देके इसे दैट वाज इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आता है 6 वाला, फ्लोर, वॉल एंड सीलिंग शुड बी क्लीन यूजिंग वाटर प्रूफ सब्सिस्टेंस। तो इन सब चीज़ों को जो क्लीन करना है तो उसमें कहा गया वाटर प्रूफ सब्सिस्टेंस के थ्रू ही क्लीन करना चाहिए। फिर आता है 7, इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रैट, डस्ट, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म शुड बी फिक्स्ड ऑन एंट्री गेट एंड विंडो आउटलेट। तो हमें ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए इक्विपमेंट्स ताकि वो रैट से या डस्ट है फिर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो आ भी नहीं पाए वो गेट में ही। तो इसी तरह से हमें कुछ वहाँ इक्विपमेंट्स लगाए ताकि वो विंडो से, आउटलेट या फिर गेट से एंटर ना हो पाए। नंबर 8, while preparing and packing food items, use of sanitized steel equipment should be mandatory। तो जब प्रिपेयर किया जाता है फूड या फिर फूड पैकिंग किया जाता है तो सैनिटाइज स्टील, क्योंकि जो मशीनरीज है मोस्टली उसे स्टील वाला होना चाहिए, सैनिटाइज किया जाए और ये मैंडेटरी होना चाहिए, एकदम कंपल्सरी। फिर आता है नंबर 9, थर्मोमीटर शुड बी फिक्स्ड एट प्लेसेस वेयर सब्सटेंस आर कूल्ड, recooled एंड हीटेड। तो थर्मोमीटर भी यूज़ किया जाए कि जहाँ पे जो कितना टेम्परेचर है, कैसे है, हीट कितना ज़्यादा है, तो इससे भी बेनिफिट्स होती है। फिर नंबर 10, इन रेस्टिंग रूम्स, जो रेस्टिंग रूम्स है, इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट अनहेल्दी कंडीशन, फ्लश टॉयलेट एंड वाटर प्रूफ सेफ्टी टैंक शुड बी फिक्स्ड। तो जहाँ पे रेस्ट रूम है वहाँ पे सबसे पहले जो हेल्दी अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको हटा देना चाहिए। फिर टॉयलेट्स यूज़ करने के लिए फ्लश होना चाहिए और वाटर प्रूफ सेफ्टी टैंक, जिस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो उससे, उस टैंक से किसी को इस तरह से वो मेंटेन करना चाहिए। फिर 11 आता वॉशिंग हैंड शुड बी फिक्स्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग हैंड इन रेस्ट रूम्स ऑल्सो। तो जहाँ पे रेस्ट रूम में लोग वॉशरूम यूज़ करेंगे तो फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग हैंड्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूखा बहुत ज़रूरी है, ड्राई रेस्ट रूम को भी सूखा होना चाहिए। फिर आता 12, मेटल डिटेक्टर शुड बी यूज्ड। मेटल डिटेक्टर, इससे कोई भी चीज़ें अगर है हार्मफुल है तो उससे मेटल से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। 13, appropriate sanitization management should be done in food related storehouse, productions department and packing departments। तो सैनिटाइज मैनेजमेंट जो है मोस्टली फूड रिलेटेड जो भी स्टोर रूम है, स्टोर हाउसेज है, प्रोडक्शन है, यहाँ पे इस चीज़ों पे ध्यान सबसे ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो इजीली क्योंकि ये फूड जो है इनटेक किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज पे ये गाइडलाइन दिया गया मैनेजमेंट करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन मॉडर्न टाइम इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशंस। क्योंकि आज अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ शहर बहुत ज़्यादा बन रही है, इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रीज़ कहीं भी सेट होती है, अगर गांव में सेट होगा तो वो गांव धीरे धीरे एक शहर बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ अर्बनाइजेशन में चेंज हो जाएगा। द केयरलेसनेस टुवर्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, साथ साथ कि हम जो इतने मॉडर्नाइज कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप में किस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इससे क्या, इससे सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा इससे क्रिएट हो रही है। ड्यू टू दिस अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफन स्प्रेड इन सिटीज़, तो इससे जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस हो रही है शहरों में, हेल्थ जो है सही नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, तो वो अनहाइजीनिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, तो वो भी अनहाइजीनिक हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम जो है अनहेल्दी के लिए, शहरों में जो लोग रहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम सही नहीं है, ये वाला अनहेल्दी हो जाएगा, अनहाइजीनिक हो जाएंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सॉलिड डिस्पोजल प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड इन अर्बन एरिया। तो इसी तरह से सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसको डिस्पोज कैसे किया जाए, ये चीज़ें स्टार्ट किया गया शहरों में। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन लॉ वॉज फॉर्म्ड इन लंडन 1857 में, ये लॉ फॉर्म्ड हुआ था, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन लॉ। According to this law, it was mandatory for all the families to dispose of their domestic waste in covered dustbin। तो उसके अकॉर्डिंग सभी फैमिलीज जो भी है उनको कहा गया कि ये मैंडेटरी है उनके लिए कि जो भी उनके डोमेस्टिक वेस्ट निकलते हैं घर से उसे वो कवर्ड डस्टबिन में डालेंगे, ओपन नहीं करेंगे। टिल नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लिमिटेड टू अर्बन एरिया ओनली, और ये मैनेजमेंट मोस्टली देखा गया कि वो अर्बन एरिया में ही लिमिटेड है, शहरों में, क्योंकि गांव में ये मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। इन अर्बन एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ इंक्लूडेड द वर्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विद इन बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सर्विस। तो यहाँ पर मोस्टली अर्बन एरियाज़ में ये ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये मेनली है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये काम करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज करना, डिस्पोज करना। तो यहाँ विद इन बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट सर्विस के अकॉर्डिंग क्या बेसिक है और किस चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सॉलिड वेस्ट रिफर्स टू ड्राई एंड वेट यूजलेस गुड्स। तो सॉलिड वेस्ट उसे कहेंगे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रिफर्स टू ड्राई एंड वेट, मोस्टली ड्राई जो सूखा और गीला दोनों ही, गुड्स जो हम लोग गुड्स जो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसी को कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। ऑब्टेन फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये सब जगह निकलती है, हाउसेज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में। तब इससे हमें किस तरह से बचना है, इसके साथ साथ पील्स ऑफ वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स एंड एग्स, शेल्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, पेपर, पैकिंग मटेरियल्स, बॉक्सेस, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरी सेल्स, बल्ब्स, ब्रोकन थर्मोमीटर्स, ये सारा जो है इस सॉलिड वेस्ट में आता है। पॉइजनस मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड एक्सप्लोजिव्स आर इंक्लूडेड। तो ये सभी जो है किसके अंदर आ गया, सॉलिड वेस्ट के अंदर आ गया। तो इन सभी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए और इसे कैसे डिस्पोज किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट देखा गया कि ये टास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में आ जाएगा कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इस चीज़ों को किस तरह से ट्रीट करके डिकम्पोज किया जाए, फिर वापस रीयूज़ किया जाए। तो ट्रीट किया तो सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे, फिर डिस्पोजल में जाएगा, फिर उसके रीयूज़ किया जाएगा, दैट वाज सबसे पहले रिसाइकलिंग में जाएगा, उसको फिर रीयूज़ भी किया जाएगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एनर्जी, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ आज शुरू किया गया ताकि फ्रॉम यूजिंग ऑल दिस वेस्ट मटेरियल्स इससे एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी इन्वायरमेंट को विदाउट हार्मिंग, उसे हम ज़रा से भी
हार्म नहीं करेंगे और हमारे पब्लिक हेल्थ को भी कोई हार्म नहीं होगा और उसके थ्रू हमसे एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं. So for solid waste management, the central government has made, passed and enacted various solid waste management law. तो हमारे गवर्नमेंट ने अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट पे रूल्स बनाया है. Under the newly formed law, the state has been given the responsibilities of providing training of solid waste management, suggestions and resources to local bodies of urban and rural area, and also providing new research work. तो यहाँ पर कहा गया, सबसे पहले ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम इसे ट्रीट करेंगे, फिर डिस्पोज करेंगे. तो ये मोस्टली अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया में दोनों में किया गया. उसके साथ साथ रिसर्च वर्क, डेवलपमेंट वर्क, तो इससे रिसर्च वर्क, फिर डेवलपमेंट वर्क एंड मेथड ऑफ रीयूजिंग. और दूसरा था कि किस तरह से इसको हम लोग रीयूज़ किया जाए इस सॉलिड वेस्ट को. ये भी चीज़ें ना ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन सिटीज़, लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन जो है एवरी ईयर इंक्रीज होती है ना. इससे क्या होता है, वेस्ट भी हमारा इंक्रीज होता है क्योंकि पॉपुलेशन कंज्यूम करती है गुड्स एंड सर्विसेज, उससे वेस्ट निकलता है. तो वो वेस्ट क्या है, वो मतलब वो भी इंक्रीज हो गया. सो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन सिटीज़ विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख, तो कहा गया, एस्टिमेट किया गया कि जो सिटीज़ में पॉपुलेशन है 1 लाख से 5 लाख के बीच में 210 ग्राम वेस्ट पर पर्सन पर डे इज़ प्रोड्यूस. तो वो कितना करते हैं, 210 ग्राम वेस्ट पर पर्सन, एक व्यक्ति के पीछे 210 ग्राम वेस्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है डेली. इन सिटीज़ विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 5 लाख तो 50, अब जो 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं उस जगह में, वो लोग कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, 500 ग्राम्स पर पर्सन पर डे इज प्रोड्यूस. तो मान लो कि 1 लाख से 5 लाख और मोर देन 5 लाख, तो वेस्ट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है. जैसे पॉपुलेशन डबल हो रही है तो वेस्ट भी डबल हो जा रहा है. तो इसी तरह से पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सॉलिड वेस्ट को किस तरह से ट्रीट करें, डिस्पोज करें और रीयूज़ करें. तो दैट इज़ बिन कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किसकी और क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.